ये नहीं पता होता था कि उसको जानकारी प्राप्त हो पाएगी या नहीं। भारत की सरकार एक बिल लेके आती है, फिर आता है सन 2005, पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज है या नेशनल सिक्योरिटी? आंसर है यस, रिसीविंग देंगे। एक समय था जब आम आदमी को सूचना प्राप्त करने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, चाहे भागदौड़। उसके बावजूद भी ये नहीं पता होता था कि उसको जानकारी प्राप्त हो पाएगी या नहीं। तो इन सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार एक बिल लेके आती है जिसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। तो सन 2002 में जब ये एक्ट आया तो इसके तहत भारत के नागरिकों को ये अधिकार दिए गए कि वो इस एक्ट के तहत जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है सन 2005। उस समय भारत में कांग्रेस की सरकार थी और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पार्लियामेंट में एक बिल लेकर के गए जिसका नाम था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 और उस बिल को पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया। जब उस बिल को पास किया गया तो उस बिल के तहत भारत के नागरिकों को अधिकार दिए गए कि वो इस एक्ट का प्रयोग करके जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से। इस एक्ट के तहत मांगी गई सूचना को 30 दिन में प्रोवाइड कराने का प्रावधान रखा गया। इसके साथ ही साथ कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि किसी की लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए 48 घंटे में सूचना प्राप्त कराने का प्रावधान रखा गया। जैसे कि मान लो कि किसी की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है और वो बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका इलाज सही से नहीं हो रहा है, तो किसी की लाइफ से रिलेटेड अगर कोई जानकारी है तो उसके लिए प्रावधान रखा गया कि वो जानकारी 48 घंटे में प्राप्त करा दी जाएगी। ये जो एक्ट है भारत की दोनों सरकारों पर लागू होता है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार। इस एक्ट के तहत जवाब मांगने वाले को कोई रीजन या वजह बताने की जरूरत नहीं है तथा इसके तहत आप अपनी लोकल लैंग्वेज या फिर अंग्रेजी भाषा में भी एप्लीकेशन लगा करके जवाब मांग सकते हैं। अब सवाल आता है कि इस एक्ट के तहत हम क्या क्या जानकारी मांग सकते हैं। इस एक्ट के तहत आप कोई भी जानकारी या कोई भी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कोई रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, ईमेल है, ओपिनियन है, एडवाइस है, प्रेस रिलीज है, सर्कुलर है, ऑर्डर्स हैं, पेपर्स हैं, डेटा मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सीसीटीवी फुटेज है या फिर इमेजेस हैं। कोई भी डेटा है आपका, वो सारा इंफॉर्मेशन आप आरटीआई एक्ट के तहत मांग सकते हैं। ये जानकारी आप सरकारी संस्था के अलावा प्राइवेट संस्था से भी मांग सकते हैं, मगर उस प्राइवेट संस्था को पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर आना जरूरी है। आप इस एक्ट के तहत सारी जानकारियां मांग सकते हैं, मगर आपको कुछ जानकारियां नहीं दी जाएंगी, जैसे कि किसी सिक्योरिटी या किसी प्राइवेसी से रिलेटेड अगर आपके सवाल है, उस प्रकार की जानकारी आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। जैसे कि समझ लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई बातचीत हो रही है और आप जानकारी जानना चाहते हैं या स्टेटस जानना चाह रहे हैं या नेशनल सिक्योरिटी या फिर किसी की प्राइवेसी से रिलेटेड, वो वाली जानकारी आपको नहीं दी जाएंगी। बात करते हैं कि चार्ज क्या लिया जाएगा, हमसे फीस कितनी ली जाएगी जानकारी प्रोवाइड कराने की। आरटीआई एक्ट के तहत आपको जानकारी प्राप्त कराने के लिए 10 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। ये वाला शुल्क आप किसी भी प्रकार में दे सकते हैं, चाहे कैश में पेमेंट कर सकते हैं, चाहे डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर, या फिर अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, उसके अलावा यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या हमको सारी जानकारी 10 रुपए में मिल जाएगी? तो आंसर है यस एंड ऑल्सो नो, बिकॉज कुछ जानकारियां आपकी बड़ी हो सकती है। जैसे आपकी मान लो कि कोई 2-4 पेज की इंफॉर्मेशन है तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, मगर आपकी बहुत ज्यादा डिटेल है, वो मल्टीपल पेजेस है, मान लो कि 20-25 पेज है, तो वो वाली जानकारी आपको 10 रुपए में नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको आरटीआई के थ्रू एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, तो आप आरटीआई सेल में जाकर के एक्स्ट्रा फीस दे सकते हैं और आप अपनी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस एक्ट में ये भी प्रावधान रखा गया कि अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं तो आपको कोई भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं
कि आरटीआई को कितने तरीके से हम दे सकते हैं, कितने तरीके से हम सबमिट कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है बाय हैंड हम जा करके एप्लीकेशन दे सकते हैं, और जो भी आप आरटीआई सबमिट करके आएंगे तो वो आपको एक मोहर लगा के एक रिसीविंग देंगे, तो वो आप अपने फ्यूचर पर्पस के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भी आरटीआई एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है कि जो भी आप स्पीड पोस्ट की स्लिप होगी उसको संभाल के रखना है। उसके बाद जो तीसरा तरीका है, जो कि सबसे सिंपल लगता है मुझे, मेरा फेवरेट है, वो है ऑनलाइन। आरटीआई का जो फॉर्मेट है वो सेम ही रहने वाला है तीनों के लिए, तो जो भी फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो तीनों के लिए रहेगा। तो आप एक चीज हमेशा याद रखें कि जो मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो में, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि लिंक पर क्लिक करना है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको थोड़ी बहुत डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कि आपको कहां पर आरटीआई लगानी है और आपका नाम तथा एड्रेस। आरटीआई का फॉर्मेट समझाने से पहले मैं बता देता हूँ, तो जो सबसे ज्यादा आरटीआई फाइल की जाती है वो पुलिस डिपार्टमेंट में की जाती है। हमें मान लो कि हमने किसी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कराई है, तो एक्यूज्ड तथा कंप्लेनेंट दोनों को एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। बट कुछ अधिकारी करप्ट होते हैं, तो वो पैसे की डिमांड करते हैं, फ्री में कॉपी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, उसके लिए पैसे डिमांड करते हैं। तो आपको कोई रिश्वत नहीं देनी है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आरटीआई फाइल कर सकते हैं और आरटीआई के थ्रू आपको उसकी एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। या फिर आपने कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड की है पुलिस स्टेशन में, तो आपको डायरी नंबर मिला होगा, तो वो वाला डायरी नंबर मेंशन करके उस एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं कि आपने जो कंप्लेंट कराई थी उसका करंट स्टेटस क्या है। तो अभी हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। सपोज मुझे कोई एफआईआर नंबर है और उसका एफआईआर की कॉपी चाहिए, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ आरटीआई के थ्रू, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर मैं लिखूंगा द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यहाँ पर पुलिस स्टेशन का नाम लिखूंगा, उस पुलिस स्टेशन का एड्रेस लिखूंगा, उसके बाद स्टेट कौन सी स्टेट में है, और डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट भी लिख देंगे और पिन कोड लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये लाइन एज इट इज रहने दीजिएगा और ये लाइन भी एज इट इज रहने दीजिए यहाँ तक। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा, सपोज मेरी एफआईआर नंबर है 2024, ये सपोज एफआईआर नंबर है और यहाँ पर पुलिस स्टेशन का नाम रहेगा। ठीक है, जिस भी पुलिस स्टेशन में आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, जहाँ से आप लेना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो कि आपको 2 क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, सपोज आपके ये क्वेश्चन है, प्लीज प्रोवाइड मी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एफआईआर नंबर ये। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछना चाह रहे हैं तो ये पूछ सकते हैं, उसके बाद ये हटा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं चाहिए। और अगर आपके कोई और हैं और बढ़ा भी सकते हैं क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन आरटीआई फाइल कर रहे हैं, तो आप जैसे कि अगर इंडियन पोस्टल ऑर्डर दे रहे हैं या फिर डीडी दे रहे हैं, तो उसका नंबर लिखेंगे यहाँ पर और उसकी डेट लिखेंगे। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं आरटीआई, तो ये वाली लाइन आप डिलीट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे आई ऑल्सो, लिखने की जरूरत नहीं है, आई अंडरटेक टू पे एनी एडिशनल फीस चार्जेस। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जिस दिन आरटीआई फाइल कर रहे हो उसकी डेट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखेंगे, उसके बाद स्टेट लिख देंगे और पिन कोड लिखेंगे। मोबाइल नंबर जरूर प्रोवाइड कर देना, मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी सिंपल फॉर्मेट है, तो आपके लिए ये फॉर्मेट है वो सेम रहने वाला, चाहे आप ऑफलाइन दो, चाहे ऑनलाइन दो, चाहे बाई हैंड दो। ठीक है दोस्तों, और ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फाइल करते हैं वो मैं आपको अपने लैपटॉप पर दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें लैपटॉप की स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। मैं लाइव एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये आरटीआई की कॉपी बना के रखी हुई है, एप्लीकेशन पूरी बना के रखी हुई है। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा ब्राउज़र में ऑनलाइन आरटीआई। ठीक है, उसके बाद ये मुझे पहला लिंक मिलेगा rti-online.gov.in, इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये कुछ फॉर्म ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना है, ये चेक बॉक्स चेक करना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा। तो मान लो कि मुझे पुलिस से रिलेटेड आरटीआई फाइल करनी है और ये पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर मुझे दिल्ली पुलिस सेलेक्ट करना है, ओके कर दो। उसके बाद क्या करेंगे आप, अगर आपकी डिटेल ऑलरेडी होगी यहाँ पर, आपने पहले से अगर किया हुआ होगा तो डिटेल मिल जाएगी। अगर जैसे ही आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो भी स्टार लगा हुआ है वो वाले मैंडेटरी फील्ड है, मतलब उनमें आपको वैल्यू डालनी ही डालनी।
मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब ये अपने आप पूरी वैल्यू फिल कर देगा, सारे फील्ड, क्योंकि मेरा डेटा इनके पास ऑलरेडी है। तो ईमेल आईडी से ये फेच करेगा। तो इन्होंने फेच कर लिया पूरा डेटा। तो आप ये सारी डिटेल भर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिटीजनशिप मेरी इंडियन है, वो भी ऑलरेडी फिल होके आ गया है। ये पूछ रहा है इज़ द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, तो मैं नहीं हूँ, तो मैं नो सेलेक्ट करूँगा। तो मुझे 10 रुपये फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं RTI जो भी मैं कंटेंट पूछना चाह रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया RTI कैसे लिखते हैं उसी तरीके से, तो यहाँ पर वो वाला पूरा कंटेंट डाल सकते हैं और यहाँ से अपनी PDF फाइल जो भी बनाई थी आपने वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ये वाली है मेरी। ठीक है, इस फाइल को सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इतना कंटेंट डालता हूँ क्योंकि मैंने RTI की कॉपी यहाँ पर अपलोड कर दी है। उसके बाद ये मैं कैप्चा डालूँगा, UKC 9 डाल दिया। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा मैं। उसके बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा ये इंटरनेट बैंकिंग, क्योंकि मुझे UPI से पेमेंट करना है। उसके बाद ये वाला पेमेंट गेटवे, उसके बाद पे पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर ओके करूँगा। उसके बाद मैं UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे UPI से पेमेंट करना है इनका। तो आप यहाँ पर मैं QR कोड पर क्लिक करता हूँ, QR कोड जनरेट करके दे दिया। अब मैं किसी भी UPI एप्लीकेशन से इसको स्कैन कर सकता हूँ, गूगल पे, फ़ोन पे। ठीक है, तो मैं भी इसको स्कैन कर रहा हूँ, 10 रुपये का पेमेंट कर रहा हूँ। तो मेरा पेमेंट हो चुका है, मेरा पेमेंट हो गया। ये वाली विंडो अपने आप ही चली जाएगी, आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया, क्लिक ओके पे क्लिक करो। ये रेफरेंस नंबर दे दिया, बट इसके बाद दूसरा रेफरेंस नंबर आएगा, डोंट वरी, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं, कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है। वेट करने को बोल रहा तो हम वेट करेंगे। यहाँ पर अभी हमें RTI का रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जिससे कि हम फ्यूचर में देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा डिटेल हो हमारी आ गई है। तो इस तरीके से हम RTI फिल कर सकते हैं। इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हम RTI ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।